नमस्कार साथियों, वेलकम टू सिविल लक्ष्य क्लासेज। सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपने पिछली तीनों वीडियो में आपने भरपूर हमें प्यार दिया है, सहयोग दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सहयोग को देखते हुए हमने हमारी क्लासेज को कंटिन्यू किया है। मैं और जो प्रवीण सर हैं उनके द्वारा आपको रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो अभी राजस्थान ज्योग्राफी आपको जो नए ज़िले हैं उनके साथ आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और मैं यूआरओ के पार्ट बी में जो आपके एक्ट वगैरह हैं इनको कंप्लीट करवाऊंगा। और हमारी क्लासेज अल्टरनेट डेज पे आएंगी, यानी एक दिन क्लासेज मैं डालूंगा और एक दिन वो डाला करेंगे, ताकि आपको जो पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज करने का भी मौका मिल जाए और आपको थोड़ी बोरियत भी ना महसूस हो सेम सब्जेक्ट पढ़ने में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कल जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने जो नगरीय स्थानीय स्वशासन का इतिहास है उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हम इसके बाद हमने देखना है कि जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है या जो स्थानीय स्वशासन है उसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो उसे संवैधानिक दर्जे का मतलब है कि जब उसे संविधान में समाहित किया गया था, तो इसके लिए जो पहला प्रयास किया गया था वो हमारे माननीय राजीव गांधी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा किया गया था, और वो 1989 के अंदर ये कार्य किया गया था। इसके लिए उनके द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, और यह विधेयक राज्यसभा से पारित करवा भी लिया गया था, लेकिन उस दौरान जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है, और लोकसभा के भंग होने के कारण जो ये विधेयक है वो समाप्त हो जाता है। तो क्या होता है, जो राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1989 के अंदर 65वां संविधान संशोधन लाया जाता है, और ये राज्यसभा से पारित कर लिया जाता है, लेकिन लोकसभा में रद्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भंग हो जाती है, इसलिए तो ये कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए दूसरी बार प्रयास किया जाता है पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, जो बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पे, उनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है, और ये प्रयास सफल भी हो जाता है, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन लागू किया जाता है, जो कि 1992 के अंदर लाया जाता है, और इसके तहत ये पारित किया जाता है, और केंद्र सरकार के द्वारा 1 जून 1993 को इसे लागू कर लिया जाता है, और राजस्थान सरकार के द्वारा इसे 9 अगस्त 1994 को लागू किया जाता है। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए दो बार संविधान संशोधन किए गए थे। 65 वाला लाया गया था लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। उसके बाद हमने 74 वाले किया है, 1992 के अंदर लाए, पीवी नरसिम्हा जी के द्वारा लाया गया, और उसके तहत केंद्र सरकार ने तो 1 जून 1993 को इसे लागू कर दिया, और राजस्थान सरकार के द्वारा 9 अगस्त 1994 को लागू किया गया। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए आपको इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार की पंचायती राज की डेट्स है वो भी आपको याद होनी चाहिए, दोनों अलग अलग डेट्स है, क्योंकि ये डेट्स काफ़ी जगह कंफ्यूज करती है, और हमारे छोटी सी गलती की वजह से हम चूक जाते हैं, वो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। तो ये नहीं करना है, हमें जो डाटा याद करना है वो अच्छे से याद कर लेने हैं एक बार में। ठीक है, इस जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से कुछ चीज़ें हमारे संविधान में ऐड की गई थी। कौन कौन सी की गई थी? तो भाग 9 के नीचे हमने जो भाग 9 था वो तो पंचायती राज था, और जो 9A बनाया गया था वो नगरीय निकाय बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? नगरीय निकाय। और इसके अंदर कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए? अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक जो अनुच्छेद है वो इस भाग के अंदर शामिल किए गए। वहीं दूसरी ओर अनुसूची 12 शामिल की गई, और उसके अंदर 18 विषयों को इसके अंदर शामिल किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो अभी हमने पढ़ा उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले हमने देखा कि जो संवैधानिक दर्जा, ठीक है, और वो 2 बार प्रयास किए गए। पहला प्रयास कब हुआ? राजीव गांधी जी के टाइम पे हुआ। कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? 65वां संविधान संशोधन लाया गया। कब किया गया? 1989 के अंदर किया गया। फिर दूसरा प्रयास किया गया किसके द्वारा? नरसिम्हन राव जी के द्वारा किया गया, और ये इसके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। कब लाया गया? 1992 में लाया गया था। तो ये 2 प्रयास किए गए, जब जाके हमें संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसी के साथ। हाँ, अब हम जो अनुच्छेद हैं उनको बारीकी से पढ़ेंगे। आर्टिकल 243P से स्टार्ट करेंगे और ZG तक हम इसे कम्प्लीटली पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 243P। अब मैं इसे साथ के साथ आपको याद भी कराऊँ। P4 परिभाषा। कैसे याद रखना? P4 परिभाषा, तो कंफ्यूजन हमें क्रिएट नहीं होगा। तो इसके अंदर परिभाषा दी गई है, जिसके अंदर 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएँ थी, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी है। तो इसके अंदर जो महानगर की संज्ञा है वो किसे दी जाएगी, और नगर की संख्या वो किसे दी जाएगी संज्ञा।
तो जो नगर है वो किसे कहा जाता है, जिनकी आबादी लगभग 5,000 से अधिक हो, यानी जो एरिया 5,000 से अधिक आबादी क्षेत्र में रहता है वो, साथ के साथ उनका जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 से अधिक होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या, क्या 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 5,000 से अधिक की आबादी होनी चाहिए, 400 से अधिक का क्या होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें वहाँ पर रहने वाले 75% से अधिक लोग, कितने 75% से अधिक जो कार्यशील जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए। किस में लगी होनी चाहिए, गैर कृषि, यानी क्योंकि गांव में नगर में जो मेनली अंतर होता है वो यही होता है कि गांव में एग्रीकल्चर जो रोजगार है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो शहरों में वो इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर वाला जो वर्क है वो ज़्यादा मिलता है। इसलिए नगर में 75% से अधिक क्या होनी चाहिए, गैर कृषि कार्य में लोगों की संलग्नता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं महानगर क्षेत्र की। तो महानगर क्षेत्र क्या होगा, जहाँ पे आबादी 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। ये एक या एक से अधिक जिले को मिलकर बनाया जा सकता है और इसका गठन राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी करके किया जाता है। तो सिंपल ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि महानगर क्षेत्र क्या है, नगर क्षेत्र क्या है, कितनी आबादी होनी चाहिए, क्या इनका जनसंख्या घनत्व का क्राइटेरिया रखा गया। ठीक है, इसके आगे चले हम आ जाते हैं हम 243 क्यू को कैसे याद रखेंगे। इस क्यू के में अंदर क्या है, गठन की बात की गई है भाई, इनका जो नगर निकाय है इनका गठन किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे होगा। तो हम कैसे याद रखेंगे, गठन क्यों, गठन क्यों, तो क्यों से हमें याद रह जाएगा गठन क्यों। ठीक है, तो गठन राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी करके ही किया जाता है इनका, और इनका गठन के तो नगरीय निकाय को 3 भागों में बांटा जाता है मेनली। तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, हम वापस यहाँ रिपीट हो रहे हैं कि नगर पालिका है, नगर पालिका में संक्रमण क्षेत्र होना चाहिए, 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। नगर परिषद है तो लघुतर क्षेत्र और 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या के बीच का एरिया होना चाहिए। फिर आता है हमारा नगर निगम, इसके अंदर वृहत नगरीय क्षेत्र होना चाहिए ये, और 5 लाख से अधिक की जनसंख्या है, उन्हीं को क्या बनाया जाता है, नगर निगम बनाया जाता है। जो नगर पालिका है उन्हें वापस तीन कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड के अंदर 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या, थर्ड ग्रेड के अंदर 25,000 से 50,000 की जनसंख्या, और फोर्थ ग्रेड के अंदर 25,000 से कम जनसंख्या होती है वहाँ शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 243R। इसमें क्या लिखा है, तो आर में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आर में स्ट्रक्चर लिखा, आर में स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, आर में क्या लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है। तो नगर पालिका का स्ट्रक्चर लिखा है इसके अंदर। राज्य सरकार के द्वारा विधानमंडल में एक्ट बनाकर क्या करती है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, विधानमंडल के अंदर विधि बनाएगी और उसके माध्यम से क्या करती है, नगर पालिकाओं की संरचना तय करती है। ठीक है, और संरचना किस प्रकार की है, तो इसके अंदर एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अगर नगर पालिका की बात करेंगे हम तो वहाँ हमें अध्यक्ष मिलेगा, उपाध्यक्ष मिलेगा। अगर हम नगर परिषद की बात करेंगे तो हमें वहाँ पे जाके सभापति और उपसभापति मिलते हैं। और यदि हम वही निगम की बात करेंगे, नगर निगम की, तो वहाँ पर हमें महापौर और उप महापौर या मेयर और उपमेयर मिल जाता है। ठीक है, और इनके जो सदस्य हैं उन्हें पार्षद की संज्ञा दी जाती है कि क्या कहा जाता है, उन्हें पार्षद कहा जाता है। जो सदस्य होते हैं इनके सदस्य होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, कुछ होते हैं पदेन सदस्य, कुछ होते हैं निर्वाचित सदस्य और कुछ होते हैं मनोनीत सदस्य। ये हमें तीनों पता होनी चाहिए कि तीनों का मतलब क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। निर्वाचित सदस्य तो वो सदस्य होते हैं जिन्हें जनता वोट डालती है, वोट डाल के उन्हें चुनती है। तो क्या हो गया, जिन्हें चुना गया है, जो निर्वाचित है, तो वो होते हैं निर्वाचित सदस्य। जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है वो होते हैं निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा, कौन करती है मनोनीत, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो होते हैं मनोनीत सदस्य। और इसका क्राइटेरिया क्या है कि नगर पालिका के अंदर तो 6 चुने जाते हैं, नगर परिषद के अंदर 8 मनोनीत किए जाते हैं और नगर निगम के अंदर 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और ये कब आया, तो जो राजस्थान नगर पालिका संशोधन एक्ट लाया गया था 2021 का, उसमें 6, 8, 12 की संख्या दी गई थी। और ये क्वेश्चन RS प्री के अंदर आ चुका है 21 वाले के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए। 2021 वाला जो RS प्री था उसके अंदर 6, 8, 12 वाला क्वेश्चन सेम डिट्टो पूछा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं पदेन सदस्य। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई एक व्यक्ति कहीं और सदस्य है मौजूद अभी के टाइम पे, और उसके बाद उसे कहीं और सदस्य दी जाती है, तो उसे बोलते हैं पदेन सदस्यता। मतलब एक ही बंदा 2 जगह पोस्ट पर है, मतलब उसकी एक मेन पोस्ट है, उस पोस्ट पर होने के वजह से उसके पास दूसरी पोस्ट आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, पदेन सदस्य। जैसे कि इसमें जो लोकसभा का MP होता है या राज्यसभा का MP हो या MLA हो, वो सभी इसके क्या बना दिए जाते हैं, पदेन सदस्य बना दिए जाते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। 3 तरह की सदस्यता पढ़ ली हमने। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये सदस्यता वाला थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, बस सिंपल है। 243 हम पढ़ रहे हैं आर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, संरचना के अंदर हमें सिंपल पता होना चाहिए भाई, 3 तरह के आदमी रहते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है
और एक सदस्य होता है जिसे हम पार्षद कहते हैं, सदस्य होता है जिसे पार्षद कहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो नगर पालिका के अंदर कहते हैं, और सभापति उपसभापति परिषद के अंदर, और जो महापौर और उप महापौर है वो हम नगर निगम के अंदर कह देते हैं। फिर जो सदस्य उन्हें पार्षद कहा जाता है सभी जगह। सदस्य फिर हमने 3 टाइप के पढ़े, कौन कौन से? एक तो होते हैं निर्वाचित, जो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। फिर एक हमने पढ़े कौन से? मनोनीत वाले, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है, और कितने 6, 8, 12, यानी नगर पालिका में 6, परिषद में 8 और निगम के अंदर 12 चुने जाते हैं। और ये कब लाया गया? 2021 में संशोधन करके लाया गया था। ठीक है, फिर आता है पदेन सदस्य, वे सदस्य जो किसी और पद पर होने के बावजूद इस पद पर होते हैं, उस पद पर होने के कारण इस पद पर होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? तो एक तो MP आते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा वाले और लोकसभा वाले, और MLA आता है। ठीक है, तो उस एरिया में अगर है तो ये ऑटोमेटिकली उसके सदस्य बन जाएंगे। आगे समझ में? आगे चले। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अनुच्छेद 243 S फॉर समिति। S कैसे याद रखेंगे? S से समिति याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वार्ड समिति क्या होती है भाई? वार्ड क्या होता है? तो जैसे कि गाँव में वार्ड होते हैं, उसी तरह शहरों में भी वार्ड होते हैं, और यहाँ पर जो पंच बनते हैं वार्ड पंच बोलते हैं जिन्हें हम। तो गांव के अंदर तो वार्ड पंच बनते हैं, जबकि शहरों के अंदर क्या बनते हैं? वही वार्ड में पार्षद बने जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पार्षद बनाए जाते हैं। तो वार्ड के जो सदस्य होते हैं उन्हें वार्ड पार्षद कहा जाता है। ठीक है, और वार्ड समिति क्या होती है? तो क्या होता है कि वार्ड होता है उसके डेवलपमेंट के लिए एक समिति बना दी जाती है, उसमें एक फंड दे दिया जाता है ताकि उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। उसमें जो पार्क्स वगैरह है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, तो सीटों में एक सब मेंटेन करना होता है। तो इसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? तो 3 लाख से अधिक आबादी पर वार्ड बनाए जाते हैं, और 1 से अधिक वार्डों को मिलाकर भी वार्ड समिति बनाई जा सकती है। मान लो अगर एक वार्ड में 3 लाख से अधिक जनसंख्या है तो उसे ऑटोमेटिकली वार्ड समिति बना दी जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में 2 या 2 से अधिक जो वार्ड्स है उनको मर्ज किया जाता है, और मर्ज करके एक वार्ड समिति बना दी जाती है। फिर अगर एक ही वार्ड होता है तो उसका अध्यक्ष तो ऑटोमेटिकली उस वार्ड का अध्यक्ष जो सदस्य होगा पार्षद, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लेकिन यदि 1 से अधिक वार्ड होते हैं, अगर 1 से अधिक वार्ड, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में ये रोटेशन बेस पे बनते हैं। क्या बनते हैं? रोटेशन बेस पे अध्यक्षता ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। ओके, और इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर 5 सदस्य होते हैं। जो वार्ड के मतदाता, एक तो अध्यक्ष हो जाएगा, साथ में 5 सदस्य होते हैं, टोटल 6 मेंबर हो जाते हैं। तो 5 सदस्य कौन होते हैं? तो जो वार्ड का मतदाता होते हैं वही होते हैं जिनकी एज क्या होनी चाहिए? 25 साल के ऊपर होनी चाहिए, उनको इसमें सदस्यता दे दी जाती है। फिर आ जाता है हमारा 243 टी के अंदर हमारे क्या है? आरक्षण। कैसे याद रखेंगे? किसको आरक्षण? TSP को। तो हम टी कैसे याद रख लेंगे? TSP टी आरक्षण, ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर हम भाई जो कैटेगरी मैंने एक साथ लिख दी, एक तो SC होता है, एक ST होता है, एक OBC, एक महिला। ये मेनली कैटेगरी जहाँ पे आरक्षण मिलता है। भाई SC ST को कैसे मिलेगा? तो SC और ST को उस एरिया में मौजूद जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से मिलता है। किस हिसाब से मिलता है? जनसंख्या अनुपात में उनको आरक्षण दे दिया जाता है। OBC को कैसे दिया जाएगा? तो OBC को राजस्थान विधानमंडल एक्ट बनाएगी और उसके हिसाब से उनको आरक्षण दे देगी। ठीक है, फिर महिलाओं कैसे दिएगा? महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। स्टार्टिंग में 33% था, लेकिन 2009 में एक्ट लेके आई सरकार और 50% कर दिया। लेकिन फिर इस पर 16 जुलाई 2010 को क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और वापस क्या कर दिया? 33% मैंडेटरी कर दिया, वापस 33 पे ले आया इसको। और इनका जो आरक्षण होता है वो रोटेशन बेस पे चलता रहता है। ये हमें पता होना चाहिए आरक्षण से। आरक्षण में कुछ नहीं है, SC ST को जनसंख्या के अनुपात मिलता है, OBC को राज्य विधानमंडल में एक्ट बना दिया जाता है और उसके माध्यम से लगा दिया जाता है। महिलाओं को 33% है, बीच में 50% किया गया था 2009 में, लेकिन 10 में वापस कितना कर दिया? 33 सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाकर चक्रीय पद्धति पे। इनको डिटेल से हम आराम से एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ी चीज़ें सेट हो जाए, ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो क्योंकि वहाँ हमें 50 चीज़ देखनी पड़ेगी, हमें एक्ट की धाराओं के नंबर भी याद रखने, उसके अंदर का कंटेंट भी याद रखना, उसका जो हेडलाइन वो भी याद रखनी है। तो आप इतनी सारी चीज़ के बीच में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भूल जाओगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपको वहाँ थोड़ा इसका रिकॉल होगा तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ लिंक कर जाओगे इस चीज़ को। इसलिए बोल रहा हूँ मेरी क्लासेज रेगुलर, आपने अगर सेकंड देखने से पहले फर्स्ट देखो ताकि आपको उसका सीक्वेंस पता चलेगा, क्योंकि जो पीछे वाली बात पढ़ोगे वही आपके आगे काम आएगी। तो ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे 243 यू। किसकी? यू मतलब कार्यकाल। यू को कार्यकाल से याद रखना है। ठीक है, तो कार्यकाल क्या होता है? अपने जनरली पता है 5 साल कार्यकाल होता है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं पूछेगा। कंफ्यूजन क्या करता है? यहाँ से कंफ्यूजन करता है कि नगर पालिका की जब पहली बैठक होगी, पहली बैठक से 5 साल तक का कार्यकाल होता है। यानी नगर पालिका पहली बैठक मतलब आज हो गई तो आज से लेकर अगले 5 साल तक वो रहेगा। यानी चुनाव हुआ उससे मतलब नहीं है, चुनाव की डेट से मतलब नहीं है, जिस दिन पहली बैठक हो उस दिन से मतलब होता है। ठीक है, ये 5 साल वाला, ये हमें एक अच्छा पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा अगर मान लो विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराने होते हैं? पुनर्चुनाव कराने होते हैं। लेकिन कब नहीं करवाने होते ये हमें यह बताना चाहिए कि जब
5 साल पूरे होने के अंदर 6 महीने बचे हों, कितने महीने बचे हो, 6 महीने बचे हैं, तो 6 महीने बचे इसलिए उसमें चुनाव करने की जरूरत नहीं है, उसे क्या कर लेते हैं तब तक उसमें अन्य किसी को, जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनमें से किसी को क्या बना देते हैं वहाँ पर एज ए अल्टरनेट लगा के, और वो 5 साल पूरे कर लिए जाते हैं, और जो रेगुलर चुनाव है उसी के साथ चुनाव करवाए जाते हैं ताकि चुनाव प्रक्रियाएं बाधित ना हो। ठीक है, ये इसका पर्पज होता है, ये सिंपल लॉजिक है। फिर बात करते हैं 243V की। वी में क्या है, सिंपल है, इस सदस्यों की योग्यताएं और अयोग्यताओं को इसके अंदर दर्शाया गया है। भाई सदस्य बनने के लिए क्या क्या तो योग्यताएं चाहिए और क्या क्या निरीहताएं होती है, क्योंकि कौन बन नहीं सकता है। ठीक है, निरीहताएं बहुत सारी है, बहुत है, मैं आपको एक के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। भाई जो योग्यताएं वो तो यही है 3, क्या क्या होना चाहिए भाई, स्थानीय नागरिक होना चाहिए, उस वार्ड का है तो वार्ड का होना चाहिए, और नगर पालिका है तो नगर पालिका होना चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। साथ में उसका मतदाता सूची के अंदर क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। सिंपल 3 बातें ये पता होनी चाहिए योग्यता में तो। लेकिन अयोग्य कौन कौन रहेगा, इसके लिए पूरा वो एक तो उसके अंदर पूरी डिटेल से लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे अपन इसमें। और इसमें मेनली जैसे दिवालिया है, पागल हो जाना, कुष्ठ रोगी, नैतिक अदमता, इसके अलावा भी अनगिनत है। हम आपको एक साथ पूरी एक याद करवाऊंगा, नो टेंशन रहो। ठीक है, तो ये हमें हल्की हल्की पता होनी चाहिए। भाई नागरिक होना चाहिए स्थानीय, साथ में 21 साल का हो जाए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, बस इतना पता रखो। उधर वाले हम बाद में बात करेंगे, योग्यता वाले। ठीक है, फिर आ जाते हैं डब्लू मतलब पावर, POWW आ गया यहाँ, तो इसे याद रख लो, पावर। तो नगर पालिका आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार, उसके उत्तरदायित्व क्या क्या रहेंगे, तो कैसे पता लगाएंगे, सिंपल है कि इसके लिए अपन ने बना रखी है अनुसूची 12 में दे रखे हैं 18 विषय, और इन्हीं 18 विषय पे क्या कर सकती है नगर पालिका काम करती है, उन्हीं को संभालती है, उन्हीं को साजो सामान करने काम होता है इनका। ठीक है, और इसको प्रॉपरली अगर अनुच्छेद ही पूछ ले पूरा डिटेल से, तो आर्टिकल 243WB है, डब्ल्यू रह जाए वही बड़ी बात है, पर WB है। ठीक है, अगर RPSC अपने उच्च उस पर पहुंच जाए तो। ठीक है, इसलिए तो इसके लिए कुछ 18 है, हमें ये पूरे याद रखने हैं, क्योंकि RPSC आजकल विषयों से क्वेश्चन पूछने लगी है, तो हमें पता होने चाहिए कौन सा विषय कैसा है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं हल्के हल्का। और मैं आपको मैंने इसको पहले ऑटोमेटिक रीअरेंज करके लगाया है, तो ये नंबर सेम नहीं है, पर इससे क्या हो आपको याद करने में थोड़ी सहूलियत हो सके, इस हिसाब से मैंने मैनेज किए। जैसे कि योजना वाले मैंने एक साथ लिखे कि नगर योजना, भूपयोग की योजना, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना। ये तीनों योजनाएं, तो 3 तरह की योजनाएं हमें याद रखनी, कौन कौन सी, भाई नगर योजना, भूपयोग योजना, आर्थिक सामाजिक विकास योजना, तीनों योजना हो गई। फिर हम कुछ चीज़ें बनाएंगे, जैसे सड़कें, पुल, पानी उपलब्ध कराएंगे, स्वच्छता उपलब्ध कराएंगे, पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, मतलब ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि भाई सड़कें, पुल हो, जल की सुविधा अच्छी हो, अच्छी स्वच्छता हो, और पर्यावरण अच्छा रहना चाहिए। फिर 3 जगहों का ध्यान रखेंगे, किस किस का, एक तो होती है वधशाला क्या होती है, जहाँ पर मतलब जो जानवर है उनका वध होता है, मतलब उस काम में लिए जाते हैं। फिर होते हैं कांजी हाउस, ये भी उसी तरह के होते हैं। और फिर होता है कब्रिस्तान, जो हमारा रेगुलर होता है। तो इन सभी का नियमन जो किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, वो इसके अंदर इन विषयों में आता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हटानी है, क्या हटानी है, हमें जो स्लम्स है, जो गंदी बस्तियाँ हैं, उनको हटाना, उनका पुनर्वास करना होता है। साथ में जो जो नगरीय निर्धनता गरीबी है, उसको मिनिमाइज करना, उसको कम करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा क्या करना है, जो कमज़ोर है उनकी रक्षा करनी है। तो ये कुछ काम हमें जो करने होते हैं। भाई गंदी बस्ती है उसका ध्यान रखना है, निर्धनता उसको कम करना है, कमज़ोर वर्ग है उसका ध्यान रखना है। कमज़ोर वर्गों में क्या है, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग है, और जो दिव्यांग है, इन सभी का क्या रखना होता है, हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है नगर पालिका, जैसे कि फायर ब्रिगेड की सेवा उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा नागरिक के लिए कुछ सुख सुविधाएं देती है, जैसे पार्क है, खेल मैदान, ये सब क्या है, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा सार्वजनिक कुछ सुख सुविधाएं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स लगवाना है, बस स्टॉप बनाना है, पार्किंग की व्यवस्था करनी है, ये सभी सामाजिक सुख सुविधाओं में आ जाता है। तो कुछ ये सेवाएँ उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा पंजीकरण का काम करती है नगर पालिका, और सांस्कृतिक और शैक्षिक जो आयाम है उनको बढ़ाने का प्रयास जिसके द्वारा किया जाता है, नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। तो डब्ल्यू वाला मैंने आपको 18 के 18 एक बार वापस याद करा देता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ देखें याद हो जाए तो। कि हमने पहले पढ़ा 3 तो योजनाएं पढ़ी, तो तीनों एक साथ लिख लेते हैं योजना से। भाई योजना पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, एक पढ़ी कि नगर के लिए योजना बनानी, भाई नगर कैसे बसाना है हमें उसके लिए। फिर जो हमारे पास भूमि है उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें योजना बनानी है। फिर साथ में हमें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना बनानी है, किसके लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना बनानी है। फिर हमने पढ़ा चौथा, 5वां, कुछ सड़कें बनाने हैं, पुल बनानी है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था, जल प्रदाय की व्यवस्था करनी है। किसके लिए, घरों के लिए भी करनी है और उद्योगों के लिए भी व्यवस्था करनी है हमें। इसके अलावा हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है
रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ। इसके बाद हमने पढ़े कुछ चीज़ें हटानी है। क्या क्या हटानी है? तो एक तो स्लम हटाना है, इसके अलावा हमें क्या हटाना है? इसके अलावा हमें निर्धनता को कम हटाना है। इसके अलावा कुछ लोगों का ध्यान रखना है, कमज़ोर वर्ग का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? कमज़ोर वर्ग का हमें ध्यान रखना है, ये पढ़ा हमने। इसके अलावा क्या पढ़ा हमने? इसके अलावा कुछ सुख सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे कि फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध करा देती है, वो फायर ब्रिगेड दे देती है। और क्या देती है? कुछ नागरिक सुविधाएं देती है और कुछ सार्वजनिक सुविधाएं देती है। कुछ तो नागरिक है और कुछ सार्वजनिक है। नागरिक के अंदर तो देती है पार्क वगैरह, भाई पार्क मिल जाएंगे, खेल मैदान मिल जाएगा, ऐसी चीज़ें तो इसके अंदर आ जाएगी। फिर सार्वजनिक सेवाएं कौन कौन सी? जिसमें स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना, बस स्टॉप बनाना, इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था करना, सब इसके अंदर आ जाएगा 13 के अंदर। फिर इसके अलावा क्या करती है? 13, उसके बाद कितने बचे? 14, 15, 16, 17, 18। इसके अलावा जो कल्चरल वाला काम होता है भाई, कल्चरल एंड जो एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स है उनको बढ़ावा देना है, ताकि उनके आयाम विस्तृत हो सके, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं भाई, इसके अलावा हाँ कुछ जगह है उनका ध्यान रखना है, जैसे कि वधशाला है उनका, कांजी हाउस है उनका ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा एक कब्रिस्तान है उनका, हमें इन सभी का नियमन करना होता है। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा टाइमली इनका नियंत्रण किया जाता है और नियमन किया जाता है, ठीक है। इसमें आज कब्रिस्तान हो गया। एक लास्ट हमारे पास वो पंजीकरण वाला रहता है कि हमें जन्म और मृत्यु वाला पंजीकरण करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? नगर पालिका का होता है। तो ये 18 विषय हमें पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 243 एक्स टैक्स। कैसे याद रखना है? एक्स टैक्स यानी नगर पालिका को कर लगाने का अधिकार है, तो नगर पालिका कुछ विषयों पर कर लगा सकती है, ठीक है। तो 243 एक्स आ जाता है। फिर वाई, ये हमें दो तो हमें ऐसे भी याद होने चाहिए। एक तो होता है आई और वाई, और एक होता है के और जेड। दोनों में एक साथ पढ़ा देता हूँ। राज्य जो निर्वाचन आयोग है, अगर वो पंचायत के अंदर काम करेगा, पंचायती राज के लिए पूछेंगे तो आता है 243 के अंदर, और यदि वो नगर के लिए काम करेगा तो वो आता है हमारे 243 जेड के अंदर। तो दोनों पता होने चाहिए, 243 के और 243 जेड, तो पंचायत के लिए और नगर के लिए। उसी तरह से यदि जो राज्य वित्त आयोग है, अगर वो पंचायत के लिए काम करेगा तो 243 आई, अगर वो उसकी नगर के लिए काम करेगा तो 243 वाई में काम करेगा। तो 243 आई एंड 243 वाई, 243 के और 243 जेड वो निर्वाचन वाला, ठीक है। फिर आता है हमारा जेड। जेड किससे संबंधित? जेड जांच से संबंधित है, यानी नगर पालिका के अकाउंट्स की टाइमली क्या हो जाएगी? ऑडिटिंग की जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए। जेड हो गया। फिर आ जाते हैं हम जेड बी के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं? जेड बी के ऊपर, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में जो एक्ट है वो राज्यों की तरह लागू होगा। यानी जैसे जिस तरह से राज्यों में जो एक एक्ट लागू होगा, सेम टू सेम उसी तरह से यूटीज के अंदर भी इसे आराम से लागू किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? जिनमें केंद्र का डायरेक्टली कंट्रोल होता है, वो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ओके। फिर आता है हमारा 243 जेड सी। अब जहाँ लागू हो रहे, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर जो एक्ट है वो लागू नहीं किया जाएगा, तो उस जो उनके जो प्रावधान है वो 243 जेड सी के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम पढ़ते हैं दो इंपॉर्टेंट धाराएं, जो जेड डी है और जेड ई है, वो वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो हमें ध्यान होने चाहिए। एक तो है जिला योजना समिति और दूसरा है महानगर योजना समिति। एक जिले के लिए है, एक महानगर के लिए। दोनों को पहले आपको इनके उद्देश्य समझा देता हूँ मैं। भाई जो जिला योजना समिति, उसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो जिला है उसके लिए एक पूरी विस्तृत योजना बनाए, जैसे कि पूरे जिले के लिए, और उसमें पंचायत का भी प्रतिनिधित्व हो, नगर पालिकाओं का प्रतिनिधित्व हो, दोनों मिलकर एक साथ बैठकर एक ऐसी योजना बनाए जिससे पूरे जिले का विकास हो सके। लेकिन महानगर योजना समिति किसे बनाई गई है? तो इसमें क्या करते हैं, जो भाई वहाँ के जो नगरीय निकाय है, पंचायती राज है, वो तो साथ में आए, साथ में राज्य सरकार का भी सहयोग हो और साथ में केंद्र सरकार का भी सहयोग इसके अंदर मांगते हैं, ताकि इस महानगर, क्योंकि महानगर बनाना है तो इसके लिए कुछ स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, तो वो भी इसके अंदर शामिल किए जा जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं भी हो सकती है, वो भी इसके अंदर शामिल की जाती है, क्योंकि महानगर का डेवलपमेंट करना है, यानी उसमें हमें अत्याधुनिक चीज़ों को फोकस करना होगा, तब जाके वो महानगर की योजना बनाई जाए। तो उसके लिए एकीकृत योजना बनाने के लिए महानगर योजना समिति का निर्माण किया गया। तो दोनों के उद्देश्य समझ में आ गया, आपको डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का। ये है, अब आपके बता देता हूँ, ये जिला योजना समिति है, उसके लिए जो आर्टिकल हमारा राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 का, उसकी धारा 121 के अंदर इसका उल्लेख और किया हुआ है। तो अगर पूछे कि संविधान में कहाँ उल्लेख है जिला योजना समिति का, तो वो तो है आर्टिकल 243 जेड डी। कौन से में? 243 जेड डी के अंदर। और यदि बात करें कि कहाँ किस अधिनियम में है, तो राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994, उसकी धारा कौन सी? धारा 121 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। आगे समझ में?
ये तीसरी बात है। फिर आते हैं इसकी संरचना पे, भाई जो समिति होगी उसके अंदर अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कैसे होंगे, कितने होंगे, इन सब के बारे में बात करें। बस संविधान में इनका जो ये 4/5 और 1/5 वाला सिस्टम तो दिया था, यानी कि निर्वाचित सदस्य 4/5 होंगे, मनोनीत सदस्य 1/5 होंगे, लेकिन टोटल सदस्य कितने होंगे इसके बारे में कोई दिया नहीं था। भाई टोटल सदस्य कितने होंगे ये संख्या डिसाइड नहीं की गई थी, तो ये डिसाइड किसने की सॉरी ठीक है। तो जो सदस्यों की संख्या है वो संविधान के अंदर नहीं दी गई थी। इसके लिए क्या किया गया था, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा इसमें एक्ट लाया गया था। कौन सा, राजस्थान पंचायती राज जो एक्ट 1994 वाला, जिसकी बात हमने जस्ट की थी अभी, उसी के अंदर ये जो 25 वाली संख्या है वो इसके अंदर निर्धारित की गई है। ठीक है। फिर जो 25 है उनमें से कैसे डिवाइड किए हैं, तो कुछ तो होंगे निर्वाचित सदस्य, कुछ होंगे मनोनीत और पदेन सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 4/5, यानी 25 का 4/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 सदस्य, यानी जो 20 सदस्य वो तो निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित कौन करेगी, तो जनता द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो पंचायती राज में बैठे हैं कुछ, और कुछ नगरीय निकाय में बैठे हैं, वो सदस्य क्या करेंगे, वो अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में, यानी मान लो गाँव में 40% जनसंख्या रह रही है और शहर वाली 40% है, तो वो क्या करेंगे, तो 20 में से 60% सदस्य, यानी कितने, 12 सदस्य किससे जाएंगे, पंचायती राज से जाएंगे, और 40% यानी 8 सदस्य किससे जाएंगे, नगर निकाय से जाएंगे। आगे समझ में, यदि जनसंख्या पंचायती राज की 40% इसकी 60% है, तो 8 सदस्य इसके जाएंगे और 12 सदस्य इसके जाएंगे। ठीक है। तो इसके जनसंख्या के अनुपात में कैसे जाएंगे, सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है। फिर आता है मनोनीत और पदेन सदस्य। कौन से, मनोनीत और पदेन सदस्य। ये कितने होंगे, ये 1/5 होंगे। 1/5 कितना होगा, 5 सदस्य, यानी 25 में से जो 5 सदस्य है वो मनोनीत या पदेन होंगे। मनोनीत कौन कौन से होंगे, तो एक तो हमारा एमएलए होगा और एक हमारे एमपी साहब होंगे। तो एमएलए साहब और जो एमपी साहब है वो क्या होंगे, मनोनीत सदस्य के रूप में यहाँ काम करेंगे। वहीं पदेन सदस्य की बात करें तो कितने होंगे, तो पदेन सदस्य मात्र 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे कलेक्टर साहब जी है, जिला कलेक्टर जी, इसके अलावा जो हमारे सीईओ है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जो एसीईओ है यानी एडिशनल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। सीईओ का फुल फॉर्म पता है, मुख्य यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और एसीईओ का एडिशनल यानी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ओके। तो ये हमें तीनों पता होने चाहिए, 3 तो ये और 2 ये 5 सदस्य तो ये, और साथ में 20 सदस्य ये पंचायती राज और नगर निकाय से हमें होंगे। ठीक है। फिर आते हैं हम अध्यक्ष के ऊपर। अध्यक्ष कौन होगा भाई, तो 2004 से पहले तो अध्यक्ष होता था वो कलेक्टर साहब होते थे। कौन होते थे, कलेक्टर साहब। लेकिन 2004 में बदलाव किया गया और जो जिला प्रमुख होता है उसे अध्यक्ष पद पर जो विराजमान किया गया। ठीक है। फिर आते हैं हमारे 243ZE के ऊपर, जिसमें आती है हमारी महानगर योजना समिति। कौन सी आती है, महानगर योजना समिति। इसमें क्या है, तो जो स्थानीय स्वशासन है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, वो मिलकर क्या करती है, योजना तैयार करेगी ताकि अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट किया जा सके। इसकी में क्राइटेरिया है 2, एक तो है आबादी 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, साथ में राज्य विधानमंडल एक्ट लाती है और उसके माध्यम से क्या करती है, महानगर योजना समिति की गठन करती है। आगे समझ में। फिर इसमें संरचना क्या है, तो जो निर्वाचित सदस्य वो कितने होंगे, 2/3। वहाँ पर कितने थे, 4/5। कितने थे, 4/5। वो कितने थे, 20। यहाँ कितने, 2/3 और 1/3, यानी 2/3 तो होंगे निर्वाचित सदस्य और 1/3 मनोनीत सदस्य होंगे। जो निर्वाचित सदस्य है वही पंचायती राज नगर निकाय से लिए जाएंगे और जनसंख्या के अनुपात में लिए जाएंगे। सेम सिस्टम है, लेकिन बस वहाँ 4/5 का डाटा है, यहाँ 2/3 का डाटा है। वहीं इस और क्या है, इधर 1/5 तक, वहाँ पर यहाँ पर क्या है 1/3, यानी इधर मनोनीत सदस्यों की संख्या ज़्यादा रहती है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार और जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं संगठन है उनके प्रतिनिधियों को यहाँ पर शामिल किया जाता है मनोनीत सदस्य के रूप में। ठीक है। ये इसकी संरचना रहती है। ठीक है। अगर इसके अध्यक्ष पद की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है, राज्य विधान मंडल के द्वारा से चुना जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ ये देखा ना, अध्यक्ष राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। फिर आता है 243ZF, 2 F और ZG 2 बचे। ZF के अंदर लिखा है कि जो 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था उससे पहले जो भी राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका गठित की गई थी वो यथावत बनी रहेगी, यानी उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो ये अधिनियम है उसके लागू होने के बाद 1 वर्ष के अंदर राज्य को जितने भी अपने पुराने कानून है उसके अंदर या तो संशोधन करो या फिर नया कानून लागू करना होगा। यानी जो नया कानून आया है वो और जो पुराने कानून वो किसी भी तरह से क्लेश नहीं करने होंगे। जो भी चीज़ें क्लेश कर रही है तो उनमें अंदर संशोधन करके जो नया वाला एक्ट है उसके साथ मैच करवाओ। अगर वैसे नहीं करवा सकते तो आप अपना पूरा नया एक्ट ले आओ। तो राजस्थान सरकार इसीलिए जो केंद्र और राज्य सरकार के जो
जो एक्ट आए थे वो डिफ्रेंशिएट करके आए थे, अलग अलग आए थे। ठीक है, फिर आता है जेड जी में क्या है कि जो भी निर्वाचन से संबंधित गड़बड़ थी, जो भी मामले हैं, उसको हम न्यायालय के अंदर डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी न्यायालय निर्वाचन के मामलों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये इसके अंदर लास्ट वाले जो आर्टिकल है उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ तक का हम फटाफट रिवीजन करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, थोड़ा रिकेप हो जाएगा अपने को और चीज़ें याद रह जाएगी। 1 मिनट। ओके, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, चीज़ें याद नहीं होंगी, पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं, चीज़ें रटनी याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एग्जाम में उसको कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो संविधान दर्जा की बात की थी, पहला प्रयास राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया था 1989 के अंदर। 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, इसमें राज्यसभा से तो पारित हो गया, लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण ये विधेयक समाप्त हो जाता है। फिर दोबारा प्रयास किया जाता है पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाता है 1992 के अंदर। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 1 जून 1993 को एक्ट लागू कर दिया जाता है। वहीं राजस्थान सरकार के द्वारा 9 अगस्त 1994 के अंदर क्या किया जाता है, जो इसे प्रावधान उसको लागू किए जाते हैं। इसी 74वां संविधान संशोधन है, उसके तहत क्या किया जाता है, तो एक तो भाग 9A संविधान के अंदर जोड़ा जाता है, जो कि नगरीय निकाय के नाम से जोड़ा जाता है, और इसके अंदर अनुच्छेद 243P से लेकर ZG की बात करते हैं। वहीं अनुसूची 12 जोड़ी जाती है, जिसके अंदर 18 विषयों को शामिल किया जाता है। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं 243W, वो भी B पढ़ा है, तो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें हम, तो हमारे पास आता है 243P, P फॉर परिभाषा। परिभाषाएं 2 मेन बताई थी मैंने आपको, एक तो महानगर वाली और एक बताई थी नगर क्षेत्र वाली। नगर क्षेत्र वाली में क्या है, 5000 का तो क्या होनी चाहिए, आबादी होनी चाहिए, जनसंख्या का घनत्व है वो 400 से अधिक होना चाहिए, और 75% से अधिक कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्य क्षेत्रों में लगी होनी चाहिए। किसमें लगी होनी चाहिए, गैर कृषि कार्य के क्षेत्रों में लगी होनी चाहिए। वहीं महानगर क्षेत्र समिति की बात महानगर क्षेत्र की बात करें तो इसमें 10 लाख से अधिक की आबादी होनी चाहिए, ये 1 से अधिक जिलों में फैल सकता है, और राजस्थान जो राज्यपाल होंगे वो अपनी एक गजट नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसके माध्यम से महानगर क्षेत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा क्यों, गठन की बात होगी, तो गठन कौन करेगा, राज्यपाल अधिसूचना निकाल के गठन करता है। और इसमें वही हम जो पहले पढ़ चुके वही बात रिपीट होती है कि नगरपालिका है। नगरपालिका किसे कहा जाएगा, जिसमें संरक्षणशील क्षेत्र होंगे, यानी जिसमें गाँव और शहरों की दोनों क्वालिटीज होती हैं, 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या के अंदर होते हैं। फिर नगरपालिका 3 प्रकार से बताई गई है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। सेकंड ग्रेड जो कि 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या के अंदर होती है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो कि 25,000 से 50,000 के बीच में, और जो फोर्थ ग्रेड है वो 25,000 से कम की जनसंख्या के ऊपर गठित की जाती है। वही नगर परिषद की बात करें, ये लघुतर नगरीय क्षेत्रों के अंदर बनाई जाती है, 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या के बीच में होनी चाहिए। वही नगर निगम की बात करें तो वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में बनाई जाती है, जो कि 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर बनाई जाती है। फिर बात करते हैं हम अनुच्छेद 243 आर की। आर में क्या है, स्ट्रक्चर आर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी संरचना की बात करते हैं। संरचना डिसाइड किसने की है, तो राजस्थान विधानमंडल के द्वारा क्या किया है, एक्ट लाया गया और उसके माध्यम से डिसाइड किया गया है। इसमें क्या है, संरचना में सिंपल बताया मैंने, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। नगर पालिका में तो परिषद के अंदर जाएंगे तो हमारे सभापति, उपसभापति, और अगर हम नगर निगम में जाएंगे तो उप महापौर और उप महापौर आ जाता है। लेकिन सभी सदस्यों को पार्षदी की संज्ञा दी जाती है। तो जो सदस्य होते हैं वो 3 टाइप के बताए थे मैंने आपको, निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। निर्वाचित जो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, मनोनीत राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 6, 8, 12, पालिका में 12, 6 परिषद के अंदर 8 और निगम के अंदर 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और ये कब लाया गया, 2021 में संविधान जो नगर पालिका में संशोधन किया गया और ये एक्ट लेके आकर ये बताया गया। फिर पदेन सदस्यों की बात करें, 2 तरह के होते हैं, एक तो लोकसभा के और राज्यसभा के MP और हमारे MLA साहब इसके अंदर पदेन सदस्य के रूप में काम करते हैं। वहीं बात करें 243 S4 समिति, वार्ड समिति की बात की जा रही है। इसमें 3 लाख से अधिक की आबादी होने पर एक से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। अगर वार्ड एक ही होता है तो उस वार्ड का जो पार्षद होता है वो ऑटोमेटिकली उसका अध्यक्ष बन जाता है। अगर 1 से अधिक वार्ड मिलकर काम कर रहे हैं तो रोटेशन बेस पर जो पार्षद है वो अध्यक्षता ग्रहण करता है। फिर सदस्यों की बात करें, 5 सदस्य होते हैं। वार्ड का जो मतदाता है उनको चुना जाता है 5 को, और उनकी एज 25 से अधिक होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद आ जाता है T 243 T4 TSP में आरक्षण है तो आरक्षण याद रह जाएगा। इसमें किसको, SC ST को तो जनसंख्या के अनुपात में, OBC को राजस्थान विधानमंडल एक्ट बनाकर लाएगी। और जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, 2009 में इसको 50% कर दिया गया था। लेकिन 16 जुलाई 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे लाकर वापस 33% कर देती है। और ये किस पर चलता है, रोटेशन बेस पर चलता है। जो आरक्षण का सिस्टम है रोटेशन बेस पर चलता है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 243 यू कार्यकाल से संबंधित है। और हमारा कार्यकाल नगर पालिका की पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक होता है। अगर विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर पुनर्चुनाव होते हैं। कब नहीं होंगे, जब 6 महीने ही बचे होते हैं कार्यकाल पूरे होने में। ठीक है, फिर आते हैं योग्यताओं की बात, 243V के अंदर दी गई है। योग्यता हमें याद रखनी है, भाई स्थानीय नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मतदाता सूची के अंदर उसका नाम होना चाहिए। अयोग्यताओं की बात करें तो क्या है, बहुत सारी योग्यताएं जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 243W पावर की
W क्या है, पावर, यानी इसकी पावर्स क्या है नगर पालिका, वो इसके अंदर दिखाई गई है, जो कि अनुच्छेद 12 के जो 18 विषय हैं उसी के ऊपर नगर पालिका की सारी पावर टिकी हुई होती है। इसमें क्या क्या है, तो 3 तरह की योजनाएं बताई आपको, कौन कौन सी, नगर योजना, भूमि उपयोग योजना और आर्थिक सामाजिक विकास योजना। फिर कुछ निर्माण कार्य होंगे, सड़क और पुल बनाएंगे, जल की उपलब्धता करेंगे, स्वच्छता ध्यान रखेंगे और पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। फिर 3 जगहों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी, वधशाला, कांजी हाउस और कब्रिस्तान का। फिर कुछ चीज़ें हटाएंगे, स्लम्स को हटाएंगे, निर्धनता को हटाएंगे और गरीबी जो कमजोर वर्ग है उसके हितों का ध्यान रखेंगे। फिर कुछ सुविधाएं देंगे, फायर ब्रिगेड की देंगे, कुछ नागरिक सुविधाएं जैसे कि पार्क और खेल के मैदान, कुछ सार्वजनिक सुख सुविधाएं जैसे कि स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप और पार्किंग की व्यवस्था, और कुछ पंजीकरण का काम करेंगे, जन्म मृत्यु का, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयाम है उनको बढ़ावा देने का प्रयास नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। फिर आता है हमारा 243 एक्स वाई जेड और जेड ए, जेड बी, जेड सी है, अपन 6 एक साथ पढ़ते हैं। एक्स में टैक्स की बात की गई है, जिसमें मतलब नगर पालिका को टैक्स लगाने की पावर होती है। फिर आई और वाई एक साथ पढ़ाए थे मैंने आपको, राज्य वित्त आयोग है, अगर पंचायत के लिए काम करेगा तो आई पे काम करेगा, नगर के लिए काम करेगा तो वाई पर काम करेगा। फिर आता है हमारा 243 जेड, जेड मतलब जांच, नगर पालिका के अकाउंट्स की जा सकती है जांच, यानी ऑडिटिंग की जा सकती है। फिर आता है मैंने आपको राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बताएगा 243 के और जेड ए, के में पंचायत के लिए, जेड ए में नगर के लिए। फिर आता है जेड बी, यानी जो यूटीज है वहाँ पर भी एक्ट आराम से लागू होता है, और कुछ जहाँ लागू नहीं होता वो कौन सा, जेड सी, जेड सी के अंदर लागू नहीं होता है। ठीक है। फिर आती है 2 इंपॉर्टेंट धाराएं, अनुच्छेद 243 जेड डी और 243 जेड ई। जो जेड डी है वो तो हमारे डी डिस्ट्रिक्ट से याद रख सकते हो भाई, जिला योजना समिति किससे है, जिला योजना समिति डी से है। फिर और ये 243 ई के अंदर शामिल की गई है। दोनों को उद्देश्य बता दिया था भाई, जिले में दोनों को मिलाकर काम करा सके और इसके अंदर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं मिलकर काम कर सके, इसके लिए महानगर योजना समिति बनाई गई है। फिर इसमें अनुच्छेद तो है ही भाई, अनुच्छेद 243 जेड डी में तो है ही, साथ के साथ ही राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 121 के अंदर भी जिला योजना समिति का उल्लेख किया गया है। इसकी संरचना का उल्लेख तो संविधान में है, लेकिन इसकी जो सदस्यों की संख्या है उसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा एक्ट के माध्यम से किया गया है। ठीक है। फिर निर्वाचित सदस्यों की बात करें, कितने होते हैं, टोटल सदस्य 25 होते हैं, निर्वाचित सदस्य 4/5 होते हैं यानी 20 होते हैं, और जो मनोनीत सदस्य यानी 1/5 होते हैं यानी 5 सदस्य होते हैं। पंचायत और नगरीय निकाय की जो लोग हैं उनके जनसंख्या के अनुपात में तो निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं 20, और जो मनोनीत सदस्यों के चुने जाते हैं तो 3 तो होते हैं पदेन, कौन कौन से, डीएम साहब हमारे, सीईओ साहब और एसीईओ साहब। वहीं मनोनीत सदस्य 2 होते हैं, एमपी और एमएलए। ठीक है। इसके अलावा अध्यक्ष कौन होता है, 2004 से पहले तो डीएम होता था, लेकिन अब कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। बात खत्म, आगे चले। 243 जेड ई की बात करते हैं, महानगर योजना समिति की बात करें तो इसके अंदर क्या है, तो इसमें जो भी अलग अलग संस्थाएं वो मिलकर काम करती है। 1 लाख से अधिक की आबादी होनी चाहिए, और राज्य जो विधानमंडल है वो एक्ट लाती है, एक्ट के माध्यम से इसका गठन करती है। फिर इसके संरचना की बात करें तो इसके अंदर निर्वाचित सदस्य तो होते हैं 2/3, वहाँ पर 4/5 होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं 1/3, वहाँ पर 1/5 होते थे। ठीक है। और वही इधर तो जनसंख्या अनुपात वाली बात है, और इधर जो मनोनीत सदस्य है वो भारत सरकार, राज्य सरकार एक संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ठीक है। ये तो हो गई हमारी समितियों की बात। फिर आती है 2 अंतिम, इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो राज्य विधानमंडल तय कर लेता है, और इसमें 2 लास्ट धारा बनती है, जेड एफ और जेड जी। जेड एफ के अंदर तो है भाई, जब जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था उससे पहले जो भी नगर पालिका था वो यथावत रहेंगी, लेकिन जिस दिन ये एक्ट लागू है उसके 1 साल के भीतर जो भी तुम्हारे पुराने एक्ट चल रहे हैं या तो उनके अंदर संशोधन कर लो या अपना नया एक्ट ले आओ, ताकि कोलैप्स नहीं करे, जो बातें हैं पुरानी और नई उनमें टकराव नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर 243 जेड जी में सिंपल बात लिखी है कि निर्वाचन संबंधित कोई भी मामले हो, आप उसके मामले में आपकी कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको कहाँ से रहना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सारणी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी है, बहुत सारी चीज़ अब बता देता हूँ। भाई देखो, इसके अंदर अध्यक्ष की बात करें तो नगर पालिका में इसे अध्यक्ष ही कहते हैं, नगर परिषद में सभापति और नगर निगम में महापौर कहा जाता है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तीनों जगह ही सेम। अच्छा, चुनाव की बात करें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, मैं आपको शायद बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जब जनता डायरेक्टली वोट देती है और उनको चुनती है। अप्रत्यक्ष क्या होता है, जनता जिनको चुना है जनता ने वो लोग आगे अपने में से किसी बंदे को चुनते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट चुनाव। ठीक है। तो डायरेक्ट जब जनता डायरेक्ट चुने, और इनडायरेक्ट जब जनता ने जिनको चुना है वो लोग किसी और को चुने। आगे समझ में, तो ये होता है हमारा अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, इधर उपाध्यक्ष, उपसभापति, उपमहापौर कहते हैं, और इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। जो सदस्य उनको सभी जगह पार्षद कहा जाता है, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्टली होता है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी इधर तो नगर पालिका के अंदर ईओ होता है, परिषद के अंदर आयुक्त होता है, इसके अंदर सीईओ होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं इसकी। तो जनसंख्या की बात हो चुकी है 20,000, 1 लाख,
1 लाख से 5 लाख संक्रमणशील लघुतर नगरीय क्षेत्र, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं। न्यूनतम वार्डों की संख्या हर जगह 13 होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पढ़े नहीं पर 13 होती है, लगभग सबको पता होता है भाई। नगर पालिका के अंदर 13, वहाँ पर 13, आगे और पढ़ेंगे हम डिटेल से इसमें। फिर करते हैं हम त्यागपत्र। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें पता होनी चाहिए कि जो नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है वो त्यागपत्र किसको देता है? डीएम को देता है, यानी जिला कलेक्टर को देता है। उसी तरह से जो सभापति उपसभापति होता है वो किसको देता है? जिला कलेक्टर को देता है। यानी जो नगर पालिका और नगर परिषद वाले लोग थे वो तो देते हैं जिला कलेक्टर साहब को, लेकिन जो नगर निगम वाले लोग होते हैं वो देते हैं किसको? अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यानी महापौर और उप महापौर किसको देते हैं? संभागीय आयुक्त को देते हैं। वहीं पार्षदों की बात करें, पार्षदों को कौन देते हैं? ये अपने अपने अध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? अपने अपने अध्यक्ष को। जो सदस्य होता है वो तो किसको देता है? अपने अपने अध्यक्ष को देता है। यानी जो नगर पालिका का पार्षद होता है वो दे देता है अध्यक्ष को, जो नगर परिषद का पार्षद होता है वो किसको देता है? वो सभापति को देता है। वहीं नगर निगम का जो पार्षद होता है वो मेयर या महापौर को देता है। लेकिन जब बात आती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो तो देते हैं जिला कलेक्टर को, लेकिन निगम वाले जो होते हैं वो संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एक शपथ वाली बात और हमें याद रखनी है, शपथ वाली, कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है और पार्षद है, इन तीनों के किस में? पालिका के अंदर और परिषद के अंदर। यहाँ पर तो निर्वाचन या पीठासीन अधिकारी होता है, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे पीठासीन निर्वाचन अधिकारी कौन होता है। ले अभी पता रखो बस इतना कि निर्वाचन और पीठासीन अधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है? जो भी नगर पालिका और नगर परिषद के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तीनों को शपथ दिलाने का काम किसका होता है? इनका होता है। वहीं निगम की बात करें तो ये काम किसके पास चला जाता है? डीएम के पास चला जाता है। यानी जो मेयर और जो उप मेयर है, यानी महापौर उप महापौर है, उसको तो जो कलेक्टर है वो दिलाता है। और जो सदस्य बहुत सारे होते हैं इसलिए डीएम के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो अपने द्वारा नामित व्यक्ति होता है उससे ये काम करवा लेता है। फिर आता है गणपूर्ति। गणपूर्ति एक नई टर्मिनोलॉजी, आपको पता होनी गणपूर्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, गणपूर्ति क्या होता है? मतलब किसी भी आप बैठक में बैठे हो, मतलब आप एक समिति है आपकी और उसके अंदर 10 मेंबर हैं। मतलब आपका घर मान लो, आपके घर में 10 मेंबर हैं और खाना खाना है आपको, या किसी चीज़ पे डिसीजन लेना है कि इस चीज़ पे डिसीजन लेना है, और आपने घर में रूल बना रखा है कि भाई 5 लोग तो कम से कम आके बैठेंगे, यानी मम्मी पापा दादा दादी और ताऊ, ये बैठेंगे तब जाके हम घर में कोई डिसीजन लेंगे। तो ये 5 बैठना जरूरी है। तो ये क्या हो गया? मिनिमम क्राइटेरिया कि 5 लोग बैठेंगे, ये डिसाइड करेंगे तब जाके काम होगा। तो इसी तरह से समितियों में होता है कि कम से कम 1/3 सदस्य आएंगे तभी जाकर हम क्या करेंगे? कोई फैसला लेंगे। तो इसे गणपूर्ति कहते हैं। यानी कोई भी काम करना होगा, बैठक को अप्लाई तभी माना जाएगा जब उसके अंदर जितने सदस्य उसके 1/3 सदस्य आ चुके होंगे। ठीक है, तो बैठक कितने दिनों में करवाई जाती है? तो 60 दिन में एक बैठक करवाई जाती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमें पता होनी चाहिए। पंचायती राज हो चाहे नगर निकाय हो, लगभग सेम प्रोसेस है दोनों के अंदर, लगभग क्या सेम ही प्रोसेस है दोनों के अंदर। इसमें क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया जाता है, सदस्यों के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। इसकी प्रक्रिया हमें पता होनी चाहिए क्या है। तो राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के अंदर भी जो धारा 53 हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये वापस रिपीट होगी, लेकिन एक बार के लिए यहाँ पढ़ा देता हूँ क्योंकि वहाँ भी समझनी है, यहाँ भी समझनी है। इसमें क्या होता है कि जो भी नगर पालिका है उसके अगर 3/4 सदस्य यानी 3/4 पार्षद साइन करके एक प्रस्ताव ले आए कि हाँ भाई हमें इनको हटाना है, उसका अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, तो और उनको क्या करना होगा? पहले मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। भाई क्या करना होता है कि जो 3/4 पार्षद हैं, नगर पालिका के जो 3/4 पार्षद बंदे हैं, ये क्या करते हैं? साइन करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। किसके पास लेके जाते हैं? कलेक्टर के पास। कलेक्टर साहब के पास लेते हैं, साथ में इनको सूचना देते हैं कि भाई हमको इनको हटाना है, और जो ये लेके आए ये प्रस्ताव इसकी कॉपी लगा देते हैं इसके साथ में। भाई सूचना दे देते हैं और एक कॉपी लगा देते हैं। तो डीसी साहब क्या करते हैं? अगले 30 दिन के अंदर क्या करना होगा? इनको बैठक बुलाते हैं ये, और बैठक बुला के क्या करते हैं? अगले 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएंगे और बैठक बुला के मतदान करवाते हैं। भाई कौन कौन इस अविश्वास प्रस्ताव को मानना जाता है। अगर ये मतदान 3/4 हो जाता है, यानी 3/4 सदस्य बोलते हैं कि हाँ भाई साहब इनको हटा दो, तो उनको हटा दिया जाता है। अगर बोल देते हैं नहीं हटाना तो नहीं हटाया जाता है। सिंपल ये बात तो हो गई प्रोसेस की कि भाई 3/4 पार्षद पहले साइन करके देंगे, किसके पास, किसको देंगे? कलेक्टर साहब को लिख के देंगे हाँ भाई हमको इनको हटाना है। कलेक्टर साहब 30 दिन के अंदर क्या करते हैं? बैठक बुलाते हैं। बैठक के अंदर वोटिंग होती है। वोटिंग अगर 3/4 उसके प्रस्ताव के पक्ष में हो जाती है तो वो भाई साहब गए काम से, यानी उनका हटाना तय हो जाता है, हट जाएंगे वो। लेकिन कब कब लाया जा सकता है, कब कब नहीं लाया जा सकता, इसकी कुछ कंडीशंस दी हुई है। क्या कि स्टार्टिंग के 2 साल नहीं लाया जा सकता, यानी जब वो ज्वाइनिंग करेगा, यानी जब जाके वो अपना पद ग्रहण करता है तब से लेकर 2 साल तक नहीं लाया जा सकता। और इसके अलावा अगर एक बार फेल हो गए, मान लो आपने एक बार लेके आए अविश्वास प्रस्ताव और 3/4 सदस्यों ने क्या नहीं दिया? मतदान नहीं दिया उसके खिलाफ, कुछ कम रह गए, तो उस कंडीशन में फेल हो गया प्रस्ताव, तो अगले 2 साल तक नहीं लाया जा सकता फिर।
अगले 2 साल तक फिर नहीं ला सकते आप, ठीक है। और लास्ट के 3 महीने ले सकते, लास्ट के 6 महीने, ये 3 क्राइटेरिया फॉलो करने हैं भाई। स्टार्टिंग के 2 साल नहीं ला सकते, फिर अगर एक बार फेल हो गया तो फिर 2 साल नहीं ला सकते, और लास्ट के 6 महीने आप ये प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा जो भी इंट्रोडक्शन था, या आप जो भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लो अपने एक्ट शुरू होने से पहले, ये मैंने आपको मोटा मोटा समझाया है। इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या कुछ चीज़ जल्दीबाजी में निकल गई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जो समझ में आया वो भी, जो समझ में नहीं आया वो। कोई भी चीज़ कमी लगती है आप आराम से बेखौफ होकर बता सकते हैं, क्योंकि आप हो तब हम हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको चीज़ समझ में आना ज़रूरी है, याद होना ज़रूरी है। कोई डाउट हो, कोई किसी भी तरह का, आप आराम से पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, और हर कमेंट्स का जवाब देना हम ज़रूरी समझेंगे, ज़रूर आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम है, वहाँ आप डीएम में पूछ सकते हैं, कहीं पर भी आपको जहाँ सहूलियत हो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और इसकी आप जो दोनों क्लासेज जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, इन दोनों की परफेक्ट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो हमारे पिछली क्लासेज है, फर्स्ट सेकंड जो इंट्रोडक्शन है वो भी देखें और सेकंड भी देखें। इसके अलावा जो हमारे नई क्लासेज जो हमने स्टार्ट की जीएस में पार्ट 1 के लिए, वो भी देखें, जो प्रवीण जी ने बहुत मेहनत से बनाई है। और हम अलग अलग जगह होने के बावजूद भी हम दोनों साथ मिलकर ये चैनल चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे एफर्ट्स को थोड़ा बूस्ट करने के लिए आपके प्यार के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ करें। थैंक यू सो मच।